डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 11, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं कहनी अब तक। ऋषभ की आंखों में कुछ चला गया। अवनी से बोला, मेरी आंखों में कुछ चला गया है, इसे फूंक मार के निकाल दो प्लीज। अवनी ऋषभ की आंखें देखती है जो इस वक्त कुछ जाने की वजह से लाल हो चुकी थी। वो फटाफट ऋषभ के पास जाके उसकी आंखें खोलकर फूंक मारने लगती है कि तभी अब आगे आशीष भी उसी कैंटीन में आता है और उसकी नजर अवनी पे जाती है। वो जिस पोजीशन में थी देखने में यस लग रहा था वो किसी को किसी कर रही है। आशीष ये देखकर आग बबूला हो गया और अपनी तेज कदमों से अवनी की तरफ बढ़ गया। उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खिंचकर साइड करता है और दांत पिसते कहता है, मुझसे तो तुम सही से बात भी नहीं करती और इसे किस कर रही हो, वो भी सबके सामने। वही जब काजल और रोम में आशीष को देखा तो मन ही मन में कहा, अब आएगा ना मजा। अवनी पहले तो ऐसे खींचे जाने से समझ नहीं पाई क्या हुआ है, पर जैसे ही उसने आशीष को देखा और उसकी बातें सुनी तो उसे भी गुस्सा से अपना आपा खो दिया। उसने गुस्से में ही कहा, तुमने मुझे छूने की हिम्मत किसे हुई और तुम हो कौन जिसे मैं प्यार से बात करूं? मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो रोकने वाले? आशीष उसे गुस्से में देखकर डर गया पर बाहर से जाहिर नहीं होने दिया। उसने भी उससे गुस्से से कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मेरा हक है तुमसे ये पूछने का। अवनी जब आशीष की ये बात सुनती तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है और एक थप्पड़ आशीष को जड़ देती है और गुस्से में बोलती है, क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो, दिमाग तो सही जगह है ना? मैं कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, मैंने तो तुम्हें कभी हाँ नहीं बोला। अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के होंगे तब भी मैं तुमको हाँ ना बोलूं, प्लेबॉय कहीं के। उसकी इतनी हिम्मत देखकर कैंटीन में सबके सब दंग रह गए। वही रोम और काजल की तो सिटी पिटी गुल हो गई। उन्होंने मन में सोचा, वो इतने इतने बड़े एम्पायर के उत्तराधिकारी को ऐसे पिट सकती है तो उनका क्या होगा? आशीष को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। उसके गार्ड ने जब आशीष को थप्पड़ पड़ते देखा तो वो डर गए और दौड़कर अवनी के पास जाने लगे तो आशीष ने उन्हें हाथ का इशारा करके रोक दिया। आशीष का इशारा देख दोनों गार्ड रुक गई। आशीष जो अवनी के थप्पड़ के वजह से उसकी चेहरा दूसरी तरफ हो गया था, वो फिर से अवनी की तरफ अपना फेस किया और गुस्से से अवनी से बोला, तुमने इस फटीचर लड़के के वजह से मुझे थप्पड़ मारा। वो इतना बोल के ऋषभ की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर जैसे ही वो ऋषभ का फेस देखता है देखता ही रह जाता है। असल में आशीष ने अभी तक ऋषभ को नहीं देखा था, ना ही वो जानता था विवान उसका दोस्त है। आशीष उसका फेस देखकर नकली हंसी हंसते हुए अवनी की तरफ देखकर बोला, अच्छा अब समझ आया तुम इसके इतना क्लोज क्यों जा रही हो, ये इतना हैंडसम जो है स्लट कहीं की। ऋषभ जो इतनी देर से देख और सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था, जब उसने लास्ट वाली लाइन सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। उसने पलक झपकते ही आशीष को एक जोरदार पंच मार, जिससे आशीष 10 मीटर दूर जाके गिरा। सब ये देख हैरान थे कि एक पंच से कोई इतनी दूर कैसे गिर सकता है। वही अवनी आशीष की बात सुनकर वो भी आशीष को मरने ही जा रही थी कि ऋषभ के मूव को देखकर दंग रह गई। आशीष को ऐसा पिटता देख उसके दोस्त और बॉडीगार्ड ऋषभ को पिटने आगे बढ़ते हैं। दोनों बॉडीगार्ड दौड़कर ऋषभ के पास आ ही रहे थे कि ऋषभ ने अपना एक टांग घूमकर एक बॉडीगार्ड के गर्दन पर जोरदार वार कर दी, जैसे वो गार्ड तुरंत ही ढेर हो गया। उसका ये मूव देख तो दूसरा बॉडीगार्ड डर पैंट गीली हो गई ही। जब अवनी ऋषभ का ये मूव देखती तो दंग रह गई, क्योंकि ये कोई आम मूव नहीं था। ये मूव सिर्फ एक हाई लेवल के फाइटर ही कर सकते हैं। आशीष जब ऋषभ का मूव देखता है तो उसकी जन हलक में अटक गई। ऋषभ आशीष की तरफ मुड़ा और उसका कॉलर पकड़ के उठाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुए अवनी को ये बोलने की? वो आशीष को पकड़कर एक और पंच मरने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज से ऋषभ रुक गया। ऋषभ ने पीछे देखा जहां विवान उसे रुकने का इशारा कर रहा था। उसका इशारा समझकर ऋषभ अपने आप को संत करने लगा, क्योंकि वो जनता है अगर उसे ज्यादा गुस्सा आया तो उसकी आइडेंटिटी सबको पता चल जाएगी। असल में विवान बात करके जब वापस आया तो उसने कैंटीन में बहुत भीड़ देखी। वो भीड़ को धकेलते हुए अंदर देख तो ऋषभ आशीष को मरने ही जा रहा था। विवान जनता है आशीष के पापा कौन है, अगर आशीष को कुछ हुआ तो उसके पापा ऋषभ की फैमिली के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए उसने फटाफट ऋषभ को रोका। वही जब आशीष ने विवान को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो फट से ऋषभ से छुटकर विवान के पास गया और अपनी लड़खड़ाए आवाज में बोल, विवान सर ये लड़का मुझे मार रहा है, मुझे बचा लो। विवान ने उसको शांत करते हुए बोला, हुआ क्या है?
जो ऋषु तुम्हें मार रहा है। तो आशीष विवान को सब बता देता है। आशीष की बात सुन के विवान को तो 440 वोल्ट का झटका लगा। वो मन में ही कहता है, अवनी का ये बॉयफ्रेंड है, पर मुझे कैसे नहीं पता चला। और लास्ट वाली बात सोचता है, ऋषभ अवनी को किस कैसे कर सकता है, अभी तो आज ही वो मिला है। तभी विवान को एपिसोड 12 अवनी का झूठ कहानी। अब तक आशीष विवान को सब बता देता है। आशीष की बात सुन के विवान को तो 440 वोल्ट का झटका लगा। वो मन में ही कहता है, अवनी का ये बॉयफ्रेंड है, पर मुझे कैसे नहीं पता चला। और लास्ट वाली बात सोचता है, ऋषभ अवनी को किस कैसे कर सकता है, अभी तो आज ही वो मिला है। तभी विवान को अब आगे वहां का टेम्परेचर में ठंड का एहसास हुए। विवान ने जब नजरों उठाकर देखी तो वो ऋषभ की तरफ देखता है, जो बहुत गुस्से में था। उसे ऐसा देख अंदर तक डर जाता है और हड़बड़ा कर अवनी को देखकर पूछता है, अवनी क्या आशीष सही कह रहा है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? और ऋषभ ने तुम्हें किस किया? अवनी झल्ला के बोलती है, मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूं, ये मेरे पीछे लगा रहता है और मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। और रही बात किस करने की, तो वो मैंने किया है, इसे जो करना है कर ले। अवनी की बात सुनकर ऋषभ, विवान और कोमल की तो आंखें बाहर आने को थी। विवान आशीष की तरफ पलटकर उसे धमकाते हुए कहा, अगर आज से तुम अवनी या ऋषभ पास भी दिखे तो तुम्हारा वो असर करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू से। आशीष विवान की बात सुनके अपना थूक घटक कर ओके सर बोल के तेजी से भाग गया। उसके पीछे उसके दोस्त भी भाग गए। विवान सबको एक कोल्ड लुक देता, जिससे सब डर के अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं। थोड़ी देर में फिर से वह सब पहले जैसा हो गया। ऋषभ, विवान, अवनी, कोमल सब फिर से अपनी टेबल पर बैठे जाते हैं। अवनी ऋषभ को देखते हुए बड़े मासूम सी शकल बना के अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़कर बोली, ऋषभ मुझे माफ कर देना, वो झूठी किस वाली बात के लिए। अवनी इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी, कोई देख ले तो उसकी मासूमियत में ही खो जाए। विवान, जिसने एक निवाला खाया था, अवनी की बात सुनके उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। कोमल ने फटाफट पानी दिया। पानी पी के विवान ने अवनी को बोला, तुमने झूठ बोला था। विवान ऋषभ की ओर देखता है। ऋषभ अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा करता है। ऋषभ फिर अवनी की तरफ देखा और स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं, तुमने उससे बचने के लिए बोला है। अवनी भी हाँ में सिर हिला देती है। वही विवान और अवनी को अब समझ आया कि अवनी ने झूठ क्यों बोला था। अवनी खाते खाते ऋषभ की तरफ देखकर पूछती है, तुम्हें इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे आती है? जहां तक मैं जानती हूं, इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स नॉर्मल लोगों की नहीं हो सकती। ऋषभ अवनी की बात सुनके एक डेविल स्माइल करता है और बात संभलते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ये नॉर्मल फाइटिंग स्किल्स नहीं, इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसे सब नहीं सीख सकते। ये स्किल्स कुछ खास लोग ही जानते हैं और वो स्किल्स को सिर्फ अपने स्टूडेंट को ही सिखाते हैं। वो स्टूडेंट हमेशा बड़े बैकग्राउंड के बच्चे ही होते हैं। अवनी सारी बात सुनके तपाक से बोलती है, पर तुमने ये स्किल्स कैसे सीख ली? तुम तो किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं लगते हो। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अवनी कहती है, फिर कैसे? ऋषभ विवान की तरफ इशारा करके कहता है, विवान ने मुझे सिखाया, आरके ने विवान को ये सब सिखाया था ताकि एमएज इंस्टीट्यूशन में आरके को प्रोटेक्ट कर सके। अवनी को भी लगा ये हो सकता है शायद विवान ने ही सिखाया हो। विवान जो इतनी देर से खाने में बिजी था, जब ऋषभ का आखिरी बात सुनी तो उसे खांसी आने लगी। वो मन में है बोला, मैंने कब इस ये सिखा दिया, ये स्किल्स तो मुझे भी नहीं आती। हालांकि विवान की भी फाइट स्किल्स कमाल की थी, पर ऋषभ के आगे कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ऋषभ की फाइटिंग स्किल्स के आगे आज तक कोई फाइटर नहीं टिक पाया। विवान ने नकली हंसी से साथ बोला, अवनी ऋषभ सही बोल रहा है, मैंने ही इसे सिखाई है। और बात पलटते हुए बोला, देखा तुम्हारे नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। तभी ऋषभ को थोड़ी मस्ती सूझी। उसने अवनी को देखते हुए पूछा, तुम्हें इतना फाइटिंग के बारे में कैसे पता? अवनी ऋषभ का सवाल सुनके शक्पक्का गई। उसने हंसते हुए कहा, वो मैंने टीवी में एक शो आता था, उसमें देखा था, इसलिए पता है। और मन में बोली, बच गई। ऋषभ भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। फिर सबने अपना अपना लंच करके क्लासरूम में जाके लेक्चर अटेंड के आरएनई लगते हैं कि तभी विवान का फोन बजता है। विवान फोन को देखता है जिसपे डैनियल शो हो रहा था। वो फटाफट दौड़कर क्लास से बाहर चला जाता है। डैनियल ऋषभ के 10 बॉडीगार्ड में से एक है। उसे भागता देख सब सोचते हैं इसे क्या हुआ, फिर सब क्लास पर फोकस करने लगते हैं। वही ऋषभ ने भी नाम पढ़ लिया था। उसे भी कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि डैनियल कभी भी विवान को फोन नहीं करता, वो हमेशा ऋषभ से ऑर्डर लेता था। वही विवान दौड़ता हुआ बाहर आता है और फोन रिसीव करता है।
फोन रिसीव होते ही उधर से हड़बड़ाई आवाज में डैनियल बोला, विवान सर बॉस कहाँ है, उनको फोन क्यों नहीं लग रहा है। विवान उसे शांत करते हुए कहता है, ऋषभ में साथ है और शायद उसका फोन स्विच ऑफ हो। विवान आगे बोल, क्या हुआ जो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। दूसरी तरफ से डैनियल बोल, सर वो डेविड ने हमारे सारे शिप के कंसिस्टेंट पे कब्जा कर लिया है और वो बॉस से मिलने की मांग कर। एपिसोड 13 मेरे डेड है कहानी अब तक। दूसरी तरफ से डैनियल बोला, सर वो डेविड ने हमारे सारे शिप के कंसिस्टेंट पे कब्जा कर लिया है और वो बॉस से मिलने की मांग कर रहा है। अब आगे डेविड का नाम सुनते ही विवान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। विवान बोला, उससे बोल दो अगर उसे सच में मिलना है तो ठीक है वो मिलेगा, पर उसके आगे क्या होगा उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे। डैनियल आके बॉस बोल के फोन काट देता है। वही विवान फोन हाथ में पकड़े हुए बड़े स्टाइल से आके ऋषभ के पास बैठ गया और सब बता दिया। ऋषभ सब सुन के एक डेविल स्माइल पास करता है और मन में बोला, आखिर वक्त आ ही गया। फिर विवान को बोलता है, जेट रेडी कराओ, हम आज ही यूएसए के लिए निकलेंगे। विवान को पहले ही पता था ऋषभ कुछ ऐसा ही बोलेगा। विवान ने बोला, मैंने पहले ही जेट रेडी करा दिया है। ऋषभ कुछ नहीं बोलता और अवनी को देखने लगता है जो पढ़ते पढ़ते सो गई है। उसे देखकर उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती। विवान भी ये बात नोटिस करता है पर कुछ बोलता नहीं। दोपहर तक सबका लेक्चर खत्म हो जाता है। विवान, ऋषभ, अवनी, कोमल एक साथ बाहर आ रहे थे। आज एक ही दिन में उनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मानो सालों से एक दूसरे को जानते हो। विवान बाहर आते हुए रुक कर कहता है, तुम लोग रुको, मैं गाड़ी लेकर आता। तभी अवनी बोलती है, मेरा घर तो पास में है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तभी ऋषभ आगे आके अवनी की बात करते हुए बोला, अरे अवनी, हम छोड़ देंगे ना, तुम हमारे साथ चलो और मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अवनी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और हम ही भर देती है। वही कोमल तो पहले से ही यही चाहती थी ताकि विवान के साथ टाइम स्पेंड करने को मिले। विवान वहां से जाता है और कुछ ही देर में अपनी बुगैटी लेकर आता है। कार देखने में बहुत महंगी थी पर अवनी के फेस पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। ये बात ऋषभ ने देख नोटिस कर ली और मन में ही बोला, तुम कहीं सच में तो नहीं क्वीन ऑफ डार्क हो। वही कोमल तो बस आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। तभी विवान कार से बाहर आया और ऋषभ को चाबी देते हुए बोला, भाई ये कार तू ले जा, इसमें सिर्फ 2 ही सीट है, हम 4 नहीं जा पाएंगे, तू अवनी के साथ चले जा, मैं कोमल के साथ आ जाऊंगा। ये बात सुन के अवनी बोली, इसकी कोई जरूरत में चली जाऊंगी, फालतू में ऋषभ को परेशान क्यों करना। वो वहां से जाने लगी। तभी ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिए बोला, अब क्या हुआ, तुमने ही कहा था न तुम हमारे साथ चलोगी। अब कार में सीट नहीं है तो क्या करे। तभी विवान ने बोला, मैं अगली बार से 4 सीट वाली कार ही लाऊंगा। अवनी ने कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, पर तुम कैसे जाओगे। विवान बोला, मैंने दूसरी कार मंगा ली है। तभी एक फरारी रुकी। विवान बोला, लो आ गई। अवनी और ऋषभ जाके कार में बैठ गए और चले गए। विवान कोमल की तरफ मुड़ा और एक स्माइल के साथ बोल, चले मिस यूनिवर्स। विवान के मुंह से मिस यूनिवर्स सुन के कोमल शर्मा गई। विवान उसे देखकर हंस दिया और बोला, तुम शर्मती भी हो। फिर उसके साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। पूरे यूनिवर्सिटी में इतनी महंगी महंगी कारें देखकर सब हैरान थे। एक लड़की ने अपनी बगल वाली लड़की से बोला, एक पीए के पास इतनी महंगी कारें कैसे, क्या आरके उसे इतनी सैलरी देता है। तो एक लड़की ने बोली, अबे वो पीए किसी येरे गेरे का नहीं है, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का है, तो उस पे इतना होना आम है। तो उस लड़की ने भी है हाँ में सिर हिला दिया और बोली, कितना लकी है ना जो इतनी सी उम्र में आरके का पीए बन गया। तो बगल वाली लड़की ने उसके सर पर चपत लगते हुए बोली, अब वो सब छोड़ और घर चल, नहीं तो तेरी माँ तुझे अनलकी बना देगी। ऋषभ की कार अवनी विंडो के बाहर देख रही थी। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, जैसा उसे कभी फील नहीं हुआ। कार में एकदम शांति पासरी हुए थी। तभी ऋषभ की आवाज आए, अपने घर का एड्रेस बताओ। अवनी ख्यालों से बाहर आई और एड्रेस बताया। ऋषभ गाड़ी बड़ी धीरे धीरे चला रहा था। ये बात अवनी ने भी नोटिस कर ली पर कुछ बोली नहीं। उसे भी ऋषभ के साथ अच्छा लग रहा था। ऋषभ ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम किसके साथ रहती हो। ऋषभ को अवनी के बारे में पहले ही पता था पर ऋषभ अवनी से बात करना चाहता था, इसलिए ये बोलकर बात स्टार्ट की। अवनी ने कहा, मैं अकेली रहती हूँ। ऋषभ ने अच्छा बोला। फिर आगे पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। अवनी ने मुंह लटका के कहा, मेरा इस दुनिया कोई नहीं है। ऋषभ को ये बात सुन के अपने दिल में थोड़ा दर्द हुआ। फिर भी ऋषभ ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। अवनी ने बोला, अरे कोई बात नहीं। फिर वो बाहर की तरफ देखने लगी और मन में बोली, मेरे डैड है पर मुझे उन्हें अपना डैड बोलते हुए भी घिन आती है।
थोड़ी देर में अवनी का अपार्टमेंट आ गया। अवनी ने ऋषभ को थैंक्स बोला और सीधा अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। ऋषभ तब तक अवनी को ही देखता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गई। उसके जाते हैं ऋषभ ने कार स्टार्ट की और पैलेस की तरफ चल पड़ा। इतनी देर से जो बॉडीगार्ड छुप के ऋषभ को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो अवनी के जाते ही कि कार के आगे पीछे अपनी कार लेकर चलने लगे। थोड़ी देर बाद ऋषभ पैलेस पहुंच गया। उसने अपना मास्क लगाया और अपने रूम में रेडी होने चला गया क्योंकि आज उसे डेविड से मिलना था। एपिसोड 14 शिप पे कब्जा। गाइस, कहानी थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज रिव्यू जरूर दो। कहानी अब तक ऋषभ तब तक अवनी को ही देखता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गई। उसके जाते हैं ऋषभ ने कार स्टार्ट की और पैलेस की तरफ चल पड़ा। इतनी देर से जो बॉडीगार्ड छुप के ऋषभ को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो अवनी के जाते ही कि कार के आगे पीछे अपनी कार लेकर चलने लगे। थोड़ी देर बाद ऋषभ पैलेस पहुंच गया। उसने अपना मास्क लगाया और अपने रूम में रेडी होने चला गया क्योंकि आज उसे डेविड से मिलना था। अब आगे 4 घंटे बाद शाम के 7 बाज रहे थे। ऋषभ एक डार्क ग्रीन का 3 पीस सूट पहनकर, आंखों पे ब्लैक शेड्स और एक मास्क जिसे उसने अपनी मुंह को कवर कर रखा था, नीचे आया। हाल में विवान पहले ही मौजूद था और सारे बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसने ऋषभ को आता देख उसके पास गया और बोला, बॉस, एवरीथिंग इज रेडी, हमें अब चलना चाहिए। ऋषभ ने भी हम बोला और अपने चॉपर में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। जेट पहले ही रेडी था। ऋषभ छुपे से सीधा जेट में बैठा और यूएसए के निकल गया। अवनी के अपार्टमेंट में ऋषभ के जाने के बाद अवनी पर रोहित का कॉल आया। अवनी ने कॉल पिक किया। उधर से रोहित बोला, बॉस, जिस कंसाइनमेंट पे हम कब्जा करना चाहते थे, डेविड सर ने शिप पे पहले ही कब्जा कर लिया है। डेविड सर ने कंसाइनमेंट छोड़ने के बदले आरके से मिलना चाहते हैं। आरके भी आज उनसे मिलने यूएसए जा रहा है। ये सुन अवनी भी सोच में पड़ गई और मन में बोली, डेड आरके से क्यों मिलना चाहते हैं? चलो जो भी हो, उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया, अब ज्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। अवनी ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, आने दो उसे, उसकी मुलाकात डेड से नहीं मुझसे होगी। जेट रेडी करो, हम 20 मिनट में यूएसए के लिए निकलेंगे। और हाँ, सारे शिप अपने अंडर ले लो। डेड को जरा भी भनक नहीं लगना चाहिए, ये मैंने किया है। उन्हें लगना चाहिए क्वीन ऑफ डार्क ने किया है। अवनी सब बोल के फोन काट दिया और मन में बोली, बहुत छुप लिया तुमसे, अब मिलने का वक्त आ गया है। आखिर पता तो चले कि तुम मुझे इतने सालों से क्यों ढूंढ रहे हो। अवनी थोड़ी देर में एक ब्लैक फॉर्मल सूट पहनकर सीक्रेट लिफ्ट से, जो कि उसके सीक्रेट रूम में है, उसे बाहर आ जाती है। सामने ही रोहित कुछ बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। रोहित ने अवनी को देखकर फटाफट पीछे का गेट खोल दिया। अवनी अंदर बैठ गई। गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ चल दी। थोड़ी देर में वे सब भी यूएसए के लिए निकल गए। अवनी के साथ कोमल और उसके सारे टीम मेंबर भी थे। यूएसए। ऋषभ अपनी प्लेन से बाहर आया तो सामने 3 चॉपर थे। ऋषभ बीच वाले में बैठ शांत से बैठ गया। चॉपर थोड़ी देर में एक शिप पर लैंड होते हैं। विमान ऋषभ का गेट खोलता है। ऋषभ बड़े एटीट्यूड के साथ नीचे उतरा। इस वक्त ऋषभ के साथ सिर्फ 30 बॉडीगार्ड थे, उसके 10 खास बॉडीगार्ड नहीं थे। ऋषभ शिप पर उतरकर इधर उधर देखता है तो पूरे शिप पर ऐसी संती थी जैसे यहां कुछ हो ही ना। ऋषभ अभी इधर उधर देख ही रहा था, तभी अचानक ने चारों तरफ से कई सारी गोलियां चलने की आवाज आई। ऋषभ के बॉडीगार्ड ने फुर्ती दिखाते हुए ऋषभ को कवर कर लिया और गोलियों की डायरेक्शन में फायर करने लगे, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद में ही ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड मारे जा चुके थे। बस विवान और ऋषभ खड़े थे। तभी उन सभी अदमियों का बॉस, जो एक ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखा था, देखने में कोई कमांडो टाइप, वो आगे आया और ऋषभ और विवान पे गन तान दी और बोला, डोंट मूव अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू मूव। ऋषभ उसे देखकर एक डेविल स्माइल दी, पर उस आदमी को वो स्माइल नहीं दिखी क्योंकि ऋषभ ने मास्क लगाया था। पर जैसे ही उस आदमी ने उसकी खतरनाक आंखें देखी, वो आदमी भी अंदर तक सहम गया, पर अपने आप को संभालते हुए गन ताने खड़ा रहा। वही विवान उसकी बात पर हंसते हुए बोला, अगर आरके ने मूव कर दिया तो तुम मूव करने लायक नहीं रहोगे। वो आदमी उसकी बात सुन के थर थर कपने लगा क्योंकि वो जानता है सामने खड़ा इंसान कितना पावरफुल है। वो गार्ड हकलाते हुए ही बोला, सर मेरे साथ चलिए, हमारे बॉस बुला रही है। ऋषभ उसकी बात सुन के थोड़ा मुस्कुराया और विवान के साथ उसके पीछे चलने लगा। वही शिप के कैबिन में बैठी अवनी ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे आरके कुछ जाना पहचाना लगा, पर उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ना तो आरके का फेस देख रहा था, ना ही उसकी आइस। अवनी मन में सोच रही थी, आरके कभी इतने कम बॉडीगार्ड के साथ नहीं आता और उसके खास बॉडीगार्ड भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। आरके के 10 खास बॉडीगार्ड के बारे में पूरी दुनिया जानती थी कि वो आरके खास बॉडीगार्ड है और हमेशा आरके के साथ ही रहते हैं।
अवनी अपने साइड में खड़े रोहित को देखती है और बोलती है, बी केयरफुल, वो जितनी आराम से हमारे हाथ लग गया है, कुछ तो बात है। अपनी सारे आदमियों को रेडी रहने को बोल दो, कुछ भी हो सकता है। फिर अवनी फेस मास्क पहन बाहर की ओर चल देती है, उसके पीछे पीछे रोहित भी जाता है। दूसरी तरफ गार्ड ऋषभ और विवान को एक बड़े से कमरे में लाते हैं जहां सिर्फ एक किंग साइज चेयर रखी होती है। जो गार्ड उन्हें लेकर आया था वो बोलता है, आप लोग वेट कीजिए, बॉस आती ही होगी। थोड़ी देर बाद किसी की हील्स की आवाज आए, सब उस तरफ देखते हैं। एक लड़की रेड कॉलर की स्लीवलेस फुल लेंथ ड्रेस पहनी हुए अंदर आ रही थी, जिसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था, साथ ही फेस पर रेड मास्क लगाया हुआ था। उसके पीछे एक साइड कोमल और एक साइड रोहित थे, उनके पीछे बाकी टीम मेंबर, उन सबने भी मास्क लगाया हुआ था। अवनी के आदमी ने अपना सिर झुका लिया। ऋषभ तो कब से अवनी के नीली आंखों को देख रहा था। ऋषभ अंदर से बहुत खुश भी था क्योंकि उसका शक आज यकीन में बदल गया था। वही विवान तो कोमल की गहरी भूरी आंखों में खो ही गया था। आज कोमल ने भी ब्लैक कॉलर की फुल लेंथ ड्रेस पहनी थी। तो कैसी लग रही है स्टोरी, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। एपिसोड 15 मिस क्वीन ऑफ डार्क से मुलाकात कहानी। अब तक अवनी के आदमी ने अपना सिर झुका लिया। ऋषभ तो कब से अवनी के नीली आंखों को देख रहा था। ऋषभ अंदर से बहुत खुश भी था क्योंकि उसका शक आज यकीन में बदल गया था। वही विवान तो कोमल की गहरी भूरी आंखों में खो ही गया था। आज कोमल ने भी ब्लैक कॉलर की फुल लेंथ ड्रेस पहनी थी, अब आगे जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वही हाल कोमल का भी था, बात उसे अपनी आइडेंटिटी छुपनी थी, इसलिए उसे अपनी नजरें फेर ली ताकि विवान को शक ना हो। अवनी सीधा चलकर ऋषभ और विवान के सामने वाली किंग साइज चेयर पर पैर रखकर बैठ जाती है। कोमल और रोहित चेयर के पीछे एक एक साइड खड़े हो जाते हैं। अवनी ऋषभ को देखकर बोलती है, वेलकम मिस्टर आर के, कैसा लग रहा है हमारी कैद में? हमारे अदमिया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? ऋषभ जो कब से अवनी को ही देख रहा था वो अपने ख्यालों से बाहर आया। बड़े एटीट्यूड से अपनी आवाज बदलकर बोल, मिस क्वीन ऑफ डार्क, हमें परेशान करने का दम आपके अदमियों में कहाँ? और मन में कहता है, वो हक तो हमने आपको दिया है। अवनी ऋषभ बात सुन के स्माइल करती है, बोलती है, वैसे इस वक्त आपको नहीं लगत आप हमरे कब्जे में? तो शायद आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। ऋषभ चारों तरफ देखता है और हंसते हुआ बोलता है, किसने कहा हम आपके कब्जे में है? इतना बोल के वो अपनी रिंग में लगे बटन प्रेस करता है और 1 मिनट के अंदर में कई सारे ऋषभ के गार्ड ने अवनी की अदमियों को घेर लिया और सब पे गन पॉइंट कर दिया। ये सब देखकर अवनी थोड़ा झटका लगा क्योंकि उसे जहां तक पता था ऋषभ का कोई गार्ड जिंदा नहीं था। तभी एक ऋषभ का गार्ड एक सिंहासन टाइप चेयर लेकर आता है और अवनी के सामने रख दिया। ऋषभ बड़े रोब से बैठकर अपने पैर पर पैर रख अपने दोनों हाथ चेयर के दोनों हैंडल पर रखता है और अवनी को देखकर बोला, अरे अरे मिस क्वीन, आपको क्या लगता है जिसे सब देखने के लिए तरसते हैं और आप दी माफिया किंग आरके को इतनी आसानी से पकड़ सकती है? फिर थोड़ा हंसता है, आगे बोलता है, वो मैं ही हूं जो तुम्हें यहां तक लाया हूं। मैंने ही ये सब प्लान किया था ताकि तुम खुद मुझसे मिलो। तुमसे मिलने के लिए मैंने कितनी बार कोशिश की पर हर बार तुमने मना कर दिया। तुम्हें क्या लगा मेरे शिप पे कोई ऐसे ही गेरा गेरा कब्जा कर लेगा? वो मैं था जिसने कब्जा होने दिया। तुम भूल कैसे गई मेरे नाम से पूरी दुनिया डरती है। डेविड तो एक मोहरा था मेरे लिए तुमसे मिलने का। अवनी सारी बातें सुन के उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अवनी ने कुछ सोचते हुए पूछा, पर तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहां आऊंगी? ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, जब मुझे पता चला कि तुम्हें एडवांस हथियार चाहिए तब मैंने तुम्हें फंसाने का ये प्लान तैयार किया और देखो तुम फंस भी गई। अवनी ने एक स्माइल के साथ कहा, मानना पड़ेगा मिस्टर आर के, आपके बारे में जो सुना था वो सच था। जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया अपने वो कर दिखाया। अब ये भी बता दीजिए आप इतने सालों से मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? ऋषभ ने बड़े ही एटीट्यूड में कहा, मिस क्वीन देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता आपसे, बस आप हमारे सीक्रेट सिस्टम में आ जाओ, बदले में हम आपको जितने भी हथियार चाहिए देंगे। अवनी तुरंत बोली, अगर मैं नहीं मानी तो ऋषभ एटीट्यूड से बोला, तो जो सबके साथ होता है आपके साथ भी वही होगा। ऋषभ की बात सुन के अवनी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और हंसते हंसते बोली, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे छू भी पाओगे? भले तुम आर के हो पर तुम भूल गए मैं क्वीन ऑफ डार्क हूं। तुमने सोच भी कैसे लिए कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी? इतना बोलते ही ऋषभ के सारे बॉडीगार्ड पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। वही विवान एकदम से घबरा गया और ऋषभ को देखता है जो एकदम शांत होके बैठा है और अवनी को समझने की कोशिश कर रहा है।
तो वो भी शांत हो जाता है। कुछ ही देर में एक बार फिर गेम पलट चुका था। ऋषभ के सारे गार्ड जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे। अवनी के अदमियों ने सब पर गन तन राखी थी। ये सब देखकर अवनी खड़ी हुई और तीखी मुस्कान लिए बोली, अब क्या बोलना चाहेंगे मिस्टर आरके? ऋषभ भी अपनी जगह से खड़ा हुए और अवनी के पास आते हुए बोला, कुछ तो बात है तुम में मिस क्वीन जो तुमने आरके को भी झुका दिया। एक फाइल देते हुए बोला, ये पहली मुलाकात का तोहफा समझकर रख लो। अवनी ऋषभ से आ रही स्मेल जानी पहचानी लगती है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और फाइल ले लेती है। अवनी फाइल खोल कर देखती है जिसमें शिप की पूरे हथियारों को बेचने के डॉक्यूमेंट थे जो कि क्वीन ऑफ डार्क के नाम पर थे। अवनी थोड़ा शौक होती है पर ऋषभ की तरफ बिना किसी भाव के देखती है। ऋषभ एक बार अवनी को देखता है और वापस अपने चौपर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे विवान भी चला जाता है। उनको जाता देख अवनी भी अपने अदमियों को इशारा करती है। उसके आदमी ऋषभ के गार्ड को छोड़ देते हैं। सब दौड़ते हुए ऋषभ को घेर कर चलने लगते हैं। कोमल अवनी के पास आती है और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, बॉस ये आरके इतनी आसानी से हार कैसे मान लिए? जहां तक मैं इसे जानती हूँ इसने आज तक ये किसी के आगे नहीं झुका। अवनी भी अपने मन में यही सोच रही थी, आखिर इतनी आसानी से आरके ने हार केस मान ली। एपिसोड 16। अच्छा तुझे कोमल पसंद है। कहानी अब तक। कोमल अवनी के पास आती है और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, बॉस ये आरके इतनी आसानी से हार कैसे मान लिए? जहां तक मैं इसे जानती हूँ इसने आज तक ये किसी के आगे नहीं झुका। अवनी भी अपने मन में यही सोच रही थी, आखिर इतनी आसानी से आरके ने हार केस मान ली। अब आगे दूसरी तरफ चौपा में विवान कब से कुछ पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। ऋषभ भी कब से उसके हरकतों को देख रहा था। ऋषभ ने कड़क आवाज में कहा, पूछ क्या पूछना चाहता है? विवान आवाज सुन के थोड़ा घबरा गया और हिम्मत करके पूछा, ऋषु हमारे अदमियों ने कुछ किया क्यों नहीं और तू चुपचाप हार मान के वापस आ गया। तूने तो आज तक कभी अपने हथियार नहीं डाले। तू चाहता तो 1 मिनट में वह सबको घुटनों पर बैठा सकता था तो फिर। इतना बोल के वो ऋषभ की ओर देखने लगा। ऋषभ विवान की तरफ मुड़ और बोला, मैंने इस सभी गार्ड को कुछ करने से मान किया था। विवान थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, पर क्यों? और गुस्सा देखते हुए बोला, तुझे पता है न तेरी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है? और तूने ये रिस्क लिया, अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता और तेरे घर वाले तो जीते जी मर जाते। एक बार पहले ही वो बहुत कुछ झेल चुके हैं। ऋषभ ने विवान को सानत करते हुए बोला, मैं नहीं चाहता था कि अवनी के दिमाग में मेरी नेगेटिव इमेज बने। जब उसे पता चलेगा ऋषभ हियार के हो तो वो मुझसे प्यार करे ना कि नफरत। विवान ने बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए ऋषभ से घूरते हुए बोला, तू प्यार के चक्कर में अपनी जान देने चला था। फिर याद आते ही ऋषभ ने क्या बोला अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, तू क्या सच में अवनी से प्यार करने लगा है? ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया। विवान कुछ सोचा और बोला, अगर अवनी को तुझसे प्यार नहीं हुआ और किसी और से हो गया तो क्या करेगा? विवान की बात सुनकर ऋषभ ने गुस्से से मुठिया बंद करे के दांत पिसते हुए कहा, अवनी भी मुझसे है प्यार करेगी, वो सिर्फ मेरी है, दूसरा कोई उसके पास आया तो वो उसका आखिरी दिन होगा। मैं उसे अपने प्यार में पागल नहीं किया तो मेरा नाम ऋषभ कुंद्रा नहीं। विवान ने थोड़ा मजे लेते हुए कहा, और वो तू कैसे करेगा? ऋषभ ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, ये सब मुझ पर छोड़ दे, जैसा मैं बोल रहा हूं तू बस वैसा ही कर। विवान ने बोला, क्या करना है? ऋषभ ने बोलना शुरू किया, तुझे डीन को बोलना है कि क्लास को 3 दिनों के लिए माउंट फॉरेस्ट में ट्रिप लेकर जाए और उसका सारा खर्चा कुंद्रा ग्रुप उठाएगा। और इस साल का कॉलेज फेस्ट की स्पॉन्सर भी कुंद्रा ग्रुप ही देगा। ऋषभ आगे बोला, ट्रिप में अवनी के साथ ज्यादा टाइम बिता पाओगा। विवान में खुश होत हुआ कहा, यार प्लेन तो अच्छा है, इसी बहाने में भी अपनी वाली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगा। ऋषभ ने एक आईब्रो उठे के विवान को सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कौन तेरी वाली। विवान ने ऋषभ को देखा और शर्माते हुए बोला, भाई मैं कोमल की बात कर रहा हूँ। तो ऋषभ ने बोला, अच्छा तुझे कोमल पसंद है? विवान ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ को विवान को देखकर बहुत हंसी आ रही थी पर उसने किसी तरह कंट्रोल किया और डांटते हुए बोला, अब इतना लड़कियों की तरह शर्मा मत, जो बोला है वो कर। अगले दिन मुंबई यूनिवर्सिटी में सब अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे पर आज ना तो अवनी कोमल आए थे ना ही ऋषभ, और विवान 4 रोज यूएसए से वापस तो आ चुके थे। पर ऋषभ को आज ऑफिस जाना था इसलिए कॉलेज नहीं आया और अवनी तो सोन में मस्त थी। विवान ने डीन को बोल के 2 दिन बाद की ट्रिप के बारे में सब बता दिया था और डीन भी रेडी हो गया था। आखिर वो आरके की बात कैसे टाल सकता था? कुंद्रा ग्रुप सभी एम्प्लॉयज की हालत खराब थी क्योंकि आज आरके आने वाला था। सब अपने पेंडिंग कमा को पूरा करने में लगे थे क्योंकि आज ऋषभ सारी प्रोग्रेस चेक करने वाला था।
ऑफिस में छोटे से बड़े तक सबकी हालत टाइट थी। सब बस यही सोच रहे थे आज भगवान बस बचा ले उन्हें। तभी बुलाइडिंग के सामने 15-20 कारें आके रुकी। गाड़ी के रुकते हैं। सबकी ससे थाम गई थी। डायरेक्टर और मैनेजर के साथ ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट हेड गेट पर वेलकम करने के लिए दौड़े। सभी गाड़ियों में से ऋषभ के बॉडीगार्ड निकले और एक ब्लैक बेंटली को कवर करके खड़े हो गए। तभी पैसेंजर सीट से विवान निकला और ऋषभ की तरफ का गेट खोला। गेट खुलते हैं ऋषभ बड़े ही रोब के साथ निकला। उसको देखते ही सबने अपने सर नीचे कर लिए। ऋषभ का ऑरा इतना खतरनाक था कि सभी की पसीने छूट रहे थे। ऋषभ लंबे कदम लेते हुए सीधा बुलाइडिंग के अंदर जाने लगा। ऑफिस में जितने भी लोग थे सबके सब सर नीचे करके ऋषभ को गिरिट कर रहे थे, पर ऋषभ ने किसी को जवाब नहीं दिया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। विवान ने जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस किया। विवान और ऋषभ दोनों ही लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट सीधा 37 फ्लोर पर रुकी। ये फ्लो बस ऋषभ और विवान का था। यहाँ किसी को भी आना मान था। यहाँ बिना ऋषभ की परमिशन के नहीं आ सकते। ऋषभ और विवान दोनों लिफ्ट से बाहर आए। पूरे फ्लो पर ऋषभ के 10 खास बॉडीगार्ड के अलावा कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, क्योंकि ये 10 इतने काबिल है कि 100 बॉडीगार्ड को अकेले संभाल सकते हैं। ऋषभ सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। एक बॉडीगार्ड ने ऋषभ को देखकर जल्दी से गेट खोल। एपिसोड 17 ब्लैक फॉरेस्ट गैंग। कहानी अब तक। ऋषभ और विवान दोनों लिफ्ट से बाहर आए। पूरे फ्लो पर ऋषभ के 10 खास बॉडीगार्ड के अलावा कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, क्योंकि ये 10 इतने काबिल है कि 100 बॉडीगार्ड को अकेले संभाल सकते हैं। ऋषभ सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। एक बॉडीगार्ड ने ऋषभ को देखकर जल्दी से गेट खोल। अब आगे ऋषभ अंदर चला गया। अंदर जाके अपनी चेयर पर बैठ के काम करने लगा। विवान अपने कैबिन में जाके ऋषभ का शेड्यूल रेडी करता है। आज ऋषभ की कुछ खास लोगों से मीटिंग होने वाली थी, पर सारी मीटिंग ऋषभ के बॉडी डबल करने वाले थे। ऋषभ कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको इंस्ट्रक्शन देने वाला था। कुछ देर में विवान ऋषभ के कैबिन में आया। उसने ऋषभ का सारा शेड्यूल समझाया। फिर जाने को हुआ था, तभी ऋषभ ने पूछा। जो बोला था वो गया। विवान फिर से ऋषभ की तरफ मुड़ा और स्माइल के साथ बोला, ऋषु ऑर्डर सीधा आरके का था, तो किसकी इतनी हिम्मत जो माना कर दे। ऋषभ ने हम बोला और अपना काम करने लगा। विवान भी अपने कैबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद ऋषभ के कैबिन का डोर नॉक हुआ। ऋषभ ने बिना देखे कमिंग बोला। मैनेजिंग डायरेक्टर अंदर आया और ऋषभ के सामने एक फाइल बढ़ाते हुए डरते हुए बोला, सर ये मैनेजमेंट रिपोर्ट अपने जो मंगाई थी। ऋषभ ने रिपोर्ट ली और जाने का इशारा किया। डायरेक्टर तुरंत वहां से भाग गया। दूसरी तरफ अवनी के अपार्टमेंट में अवनी आज भी लेट उठी। एक तो यूएसए से आधी रात को आई और दूसरी उसकी सोने की आदत। अवनी उठी और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होके वो किचन में गई और ब्रेकफास्ट रेडी किया। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके वापस कमरे में आ गई। उसने अपने फोन चेक किया तो उसमें 2 दिन बाद की ट्रिप की इंफॉर्मेशन की डिटेल थी। अवनी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनका कॉलेज कभी भी अचानक से ट्रिप पे नहीं ले गया। अवनी अपने सीक्रेट रूम में जाके पूरी डिटेल निकालने लगी। कुछ देर टाइप करने के बाद वो रुकी और स्क्रीन को देखते हुए कहा, आखिर आरके इस ट्रिप का खर्चा क्यों उठा रहा है, पहले तो कभी नहीं किया। फिर अपने मन में ही बोली, शायद इसमें भी इसका कोई फायदा ही होगा। फिर उसने आरके के बारे में और डिटेल निकालने के लिए फिर टाइपिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद रुकी और देखकर बोली, आखिर इस आरके की कोई इमेज क्यों नहीं है। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका फोन बजा। फोन पर कोमल नाम देखकर अवनी ने फट से फोन उठा लिया। अवनी कुछ बोल पाती उस पहले कोमल एक्साइटेड होते हुए बोली, अवनी अवनी यार तुझे पता है हम ट्रिप के लिए माउंट फॉरेस्ट लेकर जा रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा यार, कितना मजा आएगा ना। तो अवनी ने हम में जवाब दिया तो कोमल थोड़ा फिक्र करते हुए बोली, क्या हुए तू खुश नहीं है? ट्रिप से तुझे ऋषभ के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। तो अवनी बोली, यार मैं खुश हूं, पर यह ट्रिप आरके ने स्पॉन्सर किया है। कोमल ने जब ये सुना तो उसके भी माथे पर टेंशन की लकीरें आ गई। फिर उसने फिक्र करते हुआ कहा, अवनी कहीं उसे तेरे बारे में तो नहीं पता चल गया। इस पर अवनी भी सोच में पड़ गई। फिर बोली, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, इसके पीछे कोई और बात है। चल छोड़ वो सब, वो तो ट्रिप पे जाके पता चल ही जाएगा। फिर थोड़ी देर कोमल से इधर उधर की बातें करके फोन रख अपना काम करने लगी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अगले दिन मॉर्निंग में ऋषभ और विवान दोनों ही शुभ जल्दी ही कॉलेज पहुंच गए। पर आज कॉलेज में तो अलग ही माहौल था। आज सारे स्टूडेंट जल्दी ही कॉलेज आ गए थे, क्योंकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि आज सब लोग माउंट फॉरेस्ट में ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। ऋषभ और विवान जब क्लास में पहुंचे तो उन्हें अपनी डेस्क पे बैठे अवनी और कोमल मिले। ऋषभ और विवान तो देखकर हैरान थे, क्योंकि वो दोनों ये बात एक ही दिन में जान गए थे। अवनी हमेशा लेट ही कॉलेज आती थी।
वो जल्दी से अवनी के पास गए और मॉर्निंग विश किया। फिर ऋषभ ने अवनी को देखते हुए पूछा, अवनी आज इतनी जल्दी कैसे? तो कोमल ने फाटक से जवाब दिया, अरे क्या है ना, हमारा कॉलेज कल माउंट फॉरेस्ट पे ट्रिप पे ले जा रहा है, वो भी 3 दिनों के लिए। अवनी को घूमना फिरना बहुत ही पसंद है, इसलिए आज जल्दी आके सब अच्छे से जानने आई थी। कब कैसे जाना है? ऋषभ ये पहले ही जानता था कि अवनी को घूमना पसंद है, इसीलिए उसने ये ट्रिप प्लान की थी। ऋषभ ने थोड़ा न समझी की एक्टिंग के साथ कहा, अच्छा अवनी को घूमना पसंद है? तो अवनी ने भी बड़े एक्साइटेड होते हुए कहा, बहुत ज्यादा पसंद है। ऋषभ ने अच्छा ये बात है बोला और उनके साथ बातें करने लगा। वही विवान तो बस कोमल को चोरी चोरी देखे जा रहा था, वही हाल कोमल का भी था। थोड़ी देर में शर्मा सर आ गए लेक्चर के लिए। ऐसे ही हंसते मस्ती करते पूरा दिन निकल गया। दोपहर में अवनी और कोमल अकेले ही घर चले गए और ऋषभ और विवान ऑफिस के लिए निकल गए। ऋषभ का आज ऑफिस में थोड़ा काम था, इसलिए उसे जाना पड़ा। वो दोनों जब ऑफिस के कैबिन में पहुंचे तो कुछ देर बाद गेट नॉक हुआ। ऋषभ ने कमीन बोला तो एक बॉडीगार्ड उनके पास आया। ऋषभ ने उसे देखते हुए बोला, पता किया डेविड ने हमसे क्यों मिलना चाहता था? बॉडीगार्ड ने सर झुकाकर बोल, नो बॉस, हमें ये तो नहीं पता लग पाया, पर एक इंफॉर्मेशन मिली है, ब्लैक फॉरेस्ट गैंग ने आज मुंबई के प्राइवेट बीच पर पार्टी रखी है। और वो चुप हो गया। ऋषभ ने बोला, तो इसमें क्या हुआ? उनका तो काम ही है बस पार्टी करने का। बॉडीगार्ड ने ना में सर हिलाते हुए बोला, बॉस ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये एक रेप पार्टी है और यहाँ पर आज इंडिया के जगह जगह से उठाई हुई लड़कियों को बेचा जाएगा। ऋषभ ये सब सुन के आग बबूला हो गया और ठंडे और कड़क आवाज में विवान को देखकर बोला, स्कॉट टीम को रेडी करो। एपिसोड 18 कॉलेज ट्रिप कहानी। अब तक अंडरस्को बॉडीगार्ड ने नाम में सर हिलाते हुए बोला, बॉस ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये एक रेप पार्टी है और यहाँ पर आज इंडिया के जगह जगह से उठाई हुई लड़कियों को बेचा जाएगा। ऋषभ ये सब सुन के आग बबूला हो गया और ठंडे और कड़क आवाज में विवान को देखकर बोला, स्कॉट टीम को रेडी करो। अब आगे आज शाम के लिए, और याद रखना आज पूरी की पूरी ब्लैक फॉरेस्ट गैंग खत्म हो जानी चाहिए। और हाँ, सारी लड़कियों को सही सलामत उनके घर भेजवाने का भी इंतजाम करो। विवान ने भी ओके बॉस बोला और कैबिन से बाहर चला गया। बॉडीगार्ड ने भी जाने की परमिशन ली और कैबिन से बाहर चले गया। सबके जाने के बाद ऋषभ ने अपने डेस्क में ड्रॉवर खोला। उसमें एक लड़की की कई सारी पिक्चर थी। उसने एक पिक निकली और देखते हुआ बोला, दीदी मुझे माफ करना, आपका भाई आपको बचा नहीं पाया। और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर देखने के बाद उसने अपने आप को संभाला और फोटो को वापस अपनी जगह रख दी और अपना काम करने लगा। काम करते करते ऋषभ को पता ही नहीं चला कब रात के 10 बज चुके थे। उसका ध्यान फोन कॉल से टूटा। जब उसने देखा फोन किसका है, फट से फोन उठा लिया। उधर से विवान ने बोला, बॉस फॉरेस्ट गैंग का नमो निशान मिटा दिया है और लड़कियों को सही सलामत घर पहुंचा दिया है। ऋषभ ने बस हम बोला और फोन रख दिया। जब उसने टाइम देखा तो मन में बोला, अरे मैं इतना लेट हो गया, मुझे पता क्यों नहीं चला। वो फटाफट ऑफिस से घर चला गया। डिनर उसने ऑफिस में ही कर लिया था, इसलिए वो सीधा सोने चला गया। दूसरी तरफ अवनी के अपार्टमेंट में अवनी सर पे हाथ रखकर बैठी हुई थी। तभी कुछ सोचकर कोमल को फोन कर दिया। फोन पिक होते ही अवनी ने एक सांस में बोलना शुरू किया, कोमल यार मेरे पास तो घूमने लायक कपड़े ही नहीं है, जो है वो पुराने हैं। उन कपड़ों के साथ में ऋषभ को क्या मुंह दिखाओगी? कोमल क्या करूं मैं? कुछ बोल कोमल, कुछ तो बोल। कोमल ने भड़कते हुए बोला, अबे पागल, चुप होगी तब तो कुछ बोलूगी। अवनी एकदम चुप हो गई। कोमल शांत होते हुए आगे बोली, देख तेरे पास जो कपड़े हैं वो रख ले, बाकी मेरे पास बहुत सारे घूमने वाले कपड़े हैं। अवनी ने आंखें छोटी करते हुए बोली, तेरे पास घूमने वाले कपड़े कहां से आए? जहां तक मैं जानती हूं तुझे तो घूमना पसंद नहीं है। कोमल ने शर्माते हुए बोला, यार वो विवान ने दिलाए थे। इस बात पे अवनी ने रिएक्ट करते हुए बोली, व्हाट, क्या बोल रही है? भला विवान तुझे कपड़े क्यों दिलाने लगा? उसे पागल कुत्ते ने थोड़ी न काटा है। कोमल ने अवनी को थोड़ा गुस्से में बोला, चुप कर तू, उसी ने मुझे दिलाए हैं। और आगे बोली, परसों जब हम कार से जा रहे थे तब हम बीच में एक कॉफी शॉप पे चले गए थे। विवान की वजह से मेरी ड्रेस पे कॉफी गिर गई थी, तब विवान ने मुझे मॉल में ले जाके कई सारी ड्रेस दिला थी। अवनी ने सब सुना और थोड़ा छेड़ते हुए बोला, ओहो, एक ड्रेस भी तो दिला सकता था न, इतनी सारी दिलाने की क्या जरूरत थी? कहीं तुझसे प्यार तो नहीं करने लगा है ना? कोमल ने शर्माते हुए बोली, चल पागल हो गई है क्या? एक दिन में किसे प्यार होता है? वो इतना अमीर है इसलिए दिला दी होगी। दोनों फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों ने फोन रख सोने चली गई। अगली शुभ कुंद्रा पैलेस। रोजाना की तरह आज भी ऋषभ जल्दी उठ के जिम चला गया। थोड़ी देर बाद वहां विवान भी आ गया। दोनों ने जिम किया और रेडी होने चले गए।
1 घंटे बाद दोनों ने जीन्स टी शर्ट्स पहन के नीचे आ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और अपना ट्रैवल बैग उठाया और अपनी कार से कॉलेज की तरफ निकल गए। थोड़ी देर दोनों में कॉलेज पहुंच गए। विवान ने कार को पार्किंग में लगाया और ऋषभ के साथ कॉलेज ग्राउंड की तरफ जाने लगा, जहां पर सबको इकट्ठ होने था। जहां जहां से दोनों जा रहे थे, लड़कियां उन्हें देखकर आहें भर रही थी, क्योंकि दोनों आज बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। दोनों जब ग्राउंड में पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारी लड़कियां किसी को घेर कर फोटोज खिंचवा रही है। विवान और ऋषभ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अवनी और कोमल को ढूंढने लगे, क्योंकि कोमल ने फोन करके विवान को बता दिया था वो लोग कॉलेज आ गए हैं। दोनों इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि उनके कानों में किसी की आवाज आई, यार ये गाइड कितना हॉट है। तो दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए बोली, हॉट तो है, पर देख ये भी उन दोनों डायनों के पीछे पड़ा है। ऋषभ और विवान दोनों ने जब लास्ट वाली बात सुनी तो उन्हें लगा क्या पता कोमल और अवनी ही हो। दोनों उस तरफ देखने लगे जहां वो लड़कियां देख रही थी। दोनों ने जैसे ही सामने देखा तो विवान को थोड़ा ही गुस्सा आया, वही ऋषभ गुस्से से लाल हो गए, उसकी नसें साफ साफ दिखा रही थी। इन सबसे अनजान अवनी और कोमल दोनों ही उस लड़के के साथ पिक क्लिक करने में बिजी थे। उस लड़के को भी अवनी बहुत पसंद आए, वो भी अवनी के कमर में हाथ रख अवनी के साथ पिक क्लिक करवा रहा था। ऋषभ से अब रहा नहीं गया, वो सीधा अवनी के पास गया और उसका हाथ पकड़ उस लड़के से अलग किया। उस लड़के को पहले तो गुस्सा आया, फिर जैसे ही ऋषभ को देखा डर के मारे अपना सर झुका लिया। अवनी को कुछ समझ नहीं आया ऋषभ ने ये क्यों किया। अवनी बोली, ऋषभ क्या हुआ? ऋषभ अवनी का सवाल सुन उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में जलन के भाव देख अवनी को समझ आ गया था ऋषभ ने ऐसा क्यों किया, और मन ही मन खुश भी थी, क्योंकि ऋषभ को जलन हो रही थी। अवनी ऋषभ को आंखों में देख बोली, ऋषभ हम बस हमारे गुइड के साथ पिक क्लिक कर रहे थे और कुछ नहीं। अवनी की सफाई सुन ऋषभ और कुछ नहीं बोला और सामने खड़े इंसान को घूरने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। विवान बोला, रोनित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनित जो ऋषभ से डर के मारे सिर नीचे किया हुआ था, उसने अपना सर अपर किया और विवान की तरफ देखते हुए बोला, बॉस हमें आरके ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। ऋषभ और विवान दोनों ही समझ गए रोनित यहाँ क्यों है, क्योंकि ये उनका कोड लैंग्वेज है। इसका मतलब है किसी को ऋषभ की सच्चाई पता चल गई है और वो उसे मारना चाहते हैं। अवनी ये जान के हैरानी होती है कि सामने खड़ा लड़का आरके का एम्प्लॉय है। वो विवान से बोली, तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत, तुम्हें तो पहले ही बहुत अच्छी फाइटिंग आती है। एपिसोड 19 माउंट फॉरेस्ट। कहानी अब तक ऋषभ और विवान दोनों ही समझ गए रोनित यहाँ क्यों है, क्योंकि ये उनका कोड लैंग्वेज है। इसका मतलब है किसी को ऋषभ की सच्चाई पता चल गई है और वो उसे मारना चाहते हैं। अवनी ये जान के हैरानी होती है कि सामने खड़ा लड़का आरके का एम्प्लॉय है। वो विवान से बोली, तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या जरूरत, तुम्हें तो पहले ही बहुत अच्छी फाइटिंग आती है। अब आगे विवान ने भी जवाब में कहा, फाइटिंग तो आती है, कभी कभी हम अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए कोई साथ में रहेगा तो और अच्छा रहेगा। अवनी ने भी लापरवाही से हम बोल के आगे बोला, चलो ये सब छोड़ो, बस में चलते हैं, जाने का वक्त हो गया है। रोनित ऋषभ को देखा तो ऋषभ ने उसे जाने की परमिशन दे दी, वो वहां से आगे चला गया। नोट, रोनित ऋषभ की सच्चाई जानता है कि ऋषभ कौन है, कैसे जानता है आपको आगे पता चलेगा। वही ऋषभ, विवान और अवनी कोमल अपने में मस्ती करते बस में आके बैठ गए। ट्रिप पे ज्यादा स्टूडेंट नहीं जा रहे थे, क्योंकि यहां पर आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक एनओसी साइन कराया गया था कि कॉलेज की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उन्हें जाने नहीं दिया। सब लोग एक ही बस में सब बैठे थे। ट्रिप पे स्टूडेंट के साथ शर्मा सर भी जा रहे थे। बस में अवनी ऋषभ एक साथ बैठे थे, वही कोमल विवान उनके आगे वाली सीट पर साथ बैठे थे। अवनी बार बार ऋषभ को बाहर कुछ न कुछ दिखा बातें कर रही थी, जिससे ऋषभ अब परेशान हो गया था। एक तो पहले ही ऋषभ अवनी से नाराज था और अब बार बार इधर उधर दिखाने पर उससे इरिटेशन होने लगी, पर उसने जाहिर नहीं होने नहीं दिया। वही आगे वाली सीट पर बैठे कोमल और विवान बस चुपचाप एक दूसरे को चोरी चोरी देख रहे थे। विवान ने चुप्पी तोड़ते हुए स्माइल के साथ बोला, अच्छी लग रही हो ड्रेस में। कोमल ने भी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू, तुमने ही तो दिलाया है, आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। विवान ने मुंह बनते हुए बोला, बस थैंक यू, मुझे लगा बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा। तो जवाब में कोमल कंफ्यूजन में बोली, क्या चाहिए तुमको? विवान ने भी कोमल को टीस करते हुआ बोला, अरे तुम्हें नहीं पता थैंक्स एक किस के साथ बोलते हैं? कोमल विवान की बातों में इतना खो गई थी कि उसने भी हम में सर हिला दिया और बिना सोचे समझे ही विवान के गालों पर किस कर दिया, पर जैसे ही उसके ध्यान आया उसने क्या किया है, फट से विंडो की तरफ मुड़ शर्माने लगी और अपने आप को कोसने लगती है। वो मन में बोली,
अबे कोमल, ये तूने ये क्या कर दिया? विवान तेरे बारे में क्या सोचेगा? फिर अपने ही सवालों का जवाब देते हुए बोली, जो भी सोचे सोचने दो, वैसे भी उसी ने बोला था। फिर एक बार विवान की तरफ देखा जो एकदम स्टैचू बन गया था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। फिर कोमल वापस से बाहर देखने लगी, वही विवान जो कोमल को टीस करके धीरे धीरे हंस रहा था। कोमल के किस करने से एकदम शॉक्ड हो गया था, उसे नहीं लगा था कोमल ऐसा भी कुछ कर सकती है। थोड़ी देर बाद ब्रेक लगने से विवान होश में आया और एक बार कोमल को देखा जो बाहर देख रही है, फिर चुपचाप अपने फोन में कुछ करने लगा। फिर उन दोनों ने पूरे रास्ते बात नहीं की। कबीर 2 घंटे के बाद सब आखिरकार माउंट फॉरेस्ट पहुंच गए। अब तक ऋषभ की भी नाराजगी खत्म हो गई थी। सब बस से नीचे उतरे और आसपास की पिक क्लिक करने लगे। अवनी और कोमल दोनों इतनी खुश थी कि उन्होंने ऋषभ और विवान दोनों को बस में ही छोड़ बाहर जाके इधर उधर घूमने लगी। उनके जाने के बाद विवान ऋषभ के पास आया और बोला, चल भाई, वो दोनों तो हम बिना लिए ही चली गई, चल हम भी चल के घूमते हैं। ऋषभ बिना कुछ बोले खड़ा हुआ और विवान के पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों जब बस से बाहर आए तो बाहर का नजारा काफी अच्छा था। दूर दूर तक बस पहाड़ों के ऊपर सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहा था। बस के बगल में एक कई सारे गेस्ट हाउस थे और उनके पीछे से एक नदी जा रही थी। वह ज्यादा चहल पहल नहीं थी क्योंकि ये जगह खूबसूरत के साथ साथ एक खतरनाक जगह भी थी। यहाँ बारिश के कारण कई बार लैंडस्लाइड भी होती थी। सब लड़कियां अपनी अपनी मस्ती में इधर उधर घूम घूम कर पिक्चर क्लिक करा रही थी, वहीं उनके बॉयफ्रेंड या मेल फ्रेंड उनकी पिक्स क्लिक कर रहे थे। सभी लड़कों की हालत खराब हो गई थी। सभी में से एक लड़के ने दूसरे से बोला, भाई यार, ये लड़कियों को इतना पिक क्लिक करने का शौक क्यों होता? तो जवाब में दूसरे लड़के ने बोला, भाई वो तो मुझे भी नहीं पता, पर एक चीज जरूर पता है, अगर तूने उधर नहीं देखा तो देखने लायक नहीं रहेगा। और आंखों से इशारा कर दिया। पहले लड़के ने उस और देखा तो उसकी सांस अटक गई क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बड़ी गुस्से में लग रही थी और गुस्से का कारण ये जनता था। वो फटाफट अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और उस मनाने लगा। सब लड़के उसे देखकर हंसने लगे। थोड़ी देर में वह शर्मा सर आए और सिटी बजा सबको बुलाया। सब एक साथ खड़े हो गए। शर्मा सर ने एक बार सबको काउंट किया, फिर आगे बोले, स्टूडेंट्स, आप लोगों का रूम रेडी है। हम 2 घंटे बाद माउंट फॉरेस्ट पे चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सो आप लोग जाके फ्रेश हो जाओ। सभी लड़कियों एक साथ रहेगी और सभी लड़के एक साथ। आप लोग जा सकते हैं। सबने अपनी अपनी रूम की चाबियां ली और गेस्ट हाउस के रूम में चले गए। ऋषभ और विवान ने अपने लिए पहले ही सेपरेट रूम रेडी करा रखा था। दोनों जैसे ही अंदर गए, ऋषभ और विवान के फोन पर किसी का मैसेज आया। दोनों ने फोन निकालकर जैसे ही मैसेज पढ़ा, दोनों के भाव बदल गए। पर एक के एपिसोड 20, अवनी तुम्हारी लेडी बॉस है, कहानी अब तक। आप लोग जा सकते हैं। सबने अपनी अपनी रूम की चाबियां ली और गेस्ट हाउस के रूम में चले गए। ऋषभ और विवान ने अपने लिए पहले ही सेपरेट रूम रेडी करा रखा था। दोनों जैसे ही अंदर गए, ऋषभ और विवान के फोन पर किसी का मैसेज आया। दोनों ने फोन निकालकर जैसे ही मैसेज पढ़ा, दोनों के भाव बदल गए। पर एक के अब आगे दोनों के भाव एक दूसरे से अलग थे। एक को बहुत गुस्सा आ रहा था, दूसरे को फिक्र हो रही थी। विवान ऋषभ से बोला, अब आगे क्या करना है? ऋषभ गुस्से से बोला, वही करो जो सबके साथ होता है, पर इस बार उसे मौत में खुद दूंगा। विवान बोला, पर तू क्यों? ऋषभ जवाब में बोला, उसने इस बार गलत टाइम पे मुझे से पंगा लेने का सोचा, अब भुगतना तो पड़ेगा ना। रात को सबके सोने के बाद मेरे जाने का इंतजाम करो। इतना बोल के वो वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वही बाहर खड़ा विवान मन में बोला, ये क्या करना चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। अब भला इसे खुद जाने की क्या जरूरत है? और फोन निकाल रोनित को मैसेज कर दिया कि शाम को बॉस खुद उसे मौत देंगे। 2 घंटे बाद सारे स्टूडेंट वापस से एक जगह इकट्ठा होने को बोला गया। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट आ गए, बस कोमल, अवनी, ऋषभ और विवाम अभी तक नहीं आए। तभी वहां पर शर्मा सर और रोनित आए। सर ने सबको देखते हुए बोला, सब आ गए हैं, और काउंटिंग करने लगे तो आगे खड़ी एक स्टूडेंट बोली, सर अभी 4 लोग नहीं आए हैं। शर्मा सर गुस्से से बोले, कौन नहीं आया है? तभी पीछे से आवाज आई, सर हम नहीं आए थे। सबने आवाज की डायरेक्शन में देखा जहां से ऋषभ, विवाम, कोमल और अवनी एक साथ आ रहे थे। 4 रो बड़े आराम से शर्मा सर के सामने आके खड़े हो गए। विवान सामने खड़े होते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम है सर? शर्मा सर को कोमल, अवनी और ऋषभ पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर विवान के सामने वो अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते थे, इसलिए बड़े प्यार से बोले, अरे किसी बात कर रहे हैं विवान सर, हमें किसी प्रॉब्लम? फिर ऋषभ, अवनी और कोमल को देख बोले, तुम लोग भी आ गए, चलो जाके सबके साथ खड़े हो, थोड़ी देर में हमें चढ़ाई शुरू करनी है। वो 4 रो भी जाके सबके साथ खड़े हो गए। थोड़ी देर में सारी चीजें चेक करने के बाद सबने चढ़ाई शुरू कर दी। अभी सिर्फ दोपहर हो रही थी।
और शाम तक उन सब लोग फॉरेस्ट में बीचों बीच बने अपने टेंटों तक पहुंचना था ताकि कल से पूरे जंगल को अच्छे से देख पाए। सब मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लड़कियों तो बस जगह जगह अपनी आड़ी टेढ़ी पिक क्लिक करा रही थी। कोमल ने अवनी से कहा, यार ऋषभ और विवान के साथ तो हमारी एक भी पिक नहीं है। अवनी ने कहा है, सही बोल रही है तू, चल साथ में पिक क्लिक करते हैं। दोनों ऋषभ और विवान के पास पहुंचे जो चुपचाप बस आगे बढ़े जा रहे थे। तभी पीछे से अवनी ने ऋषभ और विवान को रोकते हुए बोली, रुको, तुम दोनों, हमें पिकस लेने हैं तुम्हारे साथ। दोनों रुके और अजीब सा मुंह बना लिया, फिर अवनी के पास चले गए पिक क्लिक करने को। अवनी और कोमल उनके साथ कम। उसने पिक ज्यादा क्लिक करवा रही थी। तभी बगल से जा रहे रोनित ने हंसते हुए धीरे से ऋषभ और विवान से बोला, जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नाचते हैं, ये लड़कियां उन्हें नचा रही है। ऋषभ और विवान ने पीछे मुड़े और रोनित को घूरने लगे। रोनित डर गया और बोला, सॉरी सर, गलती से निकल गया। इस पर ऋषभ ने अपनी रोबदार आवाज में बोला, अपना सॉरी अपने पास रखो और हाँ, याद रहे अवनी से दूर रहना, अवनी तुम्हारी लेडी बॉस है। रोनित सर ऊपर कर आंखें फाड़ ऋषभ को देखने लगा और मन में बोला, सर को भी कोई लड़की पसंद आ सकती है, पर अवनी बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा है वो हमारे सर के साथ रहेगी तो कम से कम इस जलाद को थोड़ा शांत रखेगी। वो सोच ही रहा था, तभी विवान की आवाज आई, और कोमल से भी दूर रहना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। रोनित दोनों की बात सुनो के बॉस बोल वहां से चला गए। जाने के बाद ऋषभ ने क्यूरियस होते हुए पूछ, भाई वो मान गई क्या? विवान ने जवाब दिया, अभी नहीं पर जल्द ही मान जाएगी। फिर वो दोनों वापस अवनी और कोमल की तरफ मुड़े तो देखा जो अभी तक बड़े मजे से पिक क्लिक कर रही थी, वो एक दूसरे से लड़कर मुंह फुला खड़ी है। ऋषभ और विवान को कुछ समझ नहीं आया, आखिर 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो दोनों एक दूसरे से मुंह फुला कर बैठी है। दोनों अवनी और कोमल के पास गए। ऋषभ ने दोनों को देखते हुए बोला, क्या हुए तुम दोनों को? तो अवनी बोली, इस मोटी ने मुझे पिक आधी हिली और अपनी पूरी। तो कोमल जवाब में बोली, मोटी किसे बोला, और तुझे सही से पिक क्लिक कराना नहीं आता तो इसमें मैं क्या करूं? विवान और ऋषभ दोनों की लड़ाई का रीजन जानकर सर पीट लिया और एक दूसरे को देखने लगे, जैसे बोल रहे, यार ये बच्चे कैसे पसंद आ गए हमें। विवान वापस से अवनी और कोमल की तरफ मुड़ा और बोला, अरे यार तुम क्या छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो, लाओ मैं दोनों की एक अच्छी सी पिक क्लिक कर देता हूँ। दोनों ने अपना अपना फोन देने के लिए आगे बढ़ाया। विवान कंफ्यूज किसका लूं, तभी ऋषभ ने दोनों फोन लिए और पिक क्लिक करने लगा। ऐसे ही मस्ती करते हुए शाम को सब अपने टेंट के पास पहुंच गए तो वहां का नजारा देख सब दंग रह गए, सिर्फ ऋषभ विवान को छोड़कर, क्योंकि सारे टेंट बहुत लग्जरी थे, क्योंकि सारी फंडिंग आरके ने दी थी तो इतना लुक्यूरी होना तो बनता है। शर्मा सर ने फिर से सबको एक जगह इकट्ठा किया और बोले, आप लोग सोच रहे होंगे जंगल में इतनी बेहतरीन टेंट कैसे, तो ये सब हमारे विवान सर की वजह से हुआ है। विवान सर की बात सुन अपने ऊपर उंगली करते हुए बोला, मैंने। शर्मा सर आगे बोले, उन्होंने ने आरके से बोलकर हमारे लिए इतनी बेहतरीन चीजों का इंतजाम किया है। सब विवान की तरफ देखने लगे। विवान नकली हंसी के साथ बोला, हाँ हाँ मैंने ही तो करवाया है। फिर एक बार ऋषभ को देखा जो उससे घूर रहा था, फिर वापस से सामने देख बोला, आप लोग अपने अपने टेंट में जाके आराम करिए, कल हमें बहुत घूमना भी। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।